नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा.com पर। जैसा हम पढ़ रहे हैं हिंदी का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा का इतिहास, कुछ भी बोल लो, ऐसा कोई इतना विशेष कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे लिपि के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भाषा के बारे में पिछली क्लासों में बताया कि भाषा होती क्या है, ठीक है, यानी उच्चारित ध्वनियों द्वारा, मुख से जो हम उच्चारित ध्वनियों द्वारा अपने भाव या विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखें या उसको समझा सकें, वो क्या कहलाते हैं? भाषा। भाषा को मैंने 3 रूप बताए थे उसके, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा में बताया था कि हम लिखकर, ठीक है, यानी उच्चारित ध्वनियों को लिखकर हम अपने भाव विचारों को किसी दूसरे को समझाएं, तो वो क्या थी? लिखित भाषा। मौखिक भाषा में उच्चारित ध्वनियों द्वारा हम अपने भाव विचारों को किसी को समझा सकें, वो क्या थी? मौखिक भाषा। सांकेतिक ध्वनियाँ यानी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या थी? कि हम किसी संकेत के द्वारा, जैसे हम व्हाट्सअप वगैरह यूज करते हैं, चैटिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ मोजी वगैरह भेजते हैं ना, कि स्माइल का, थम्स अप का, ये सब क्या? ये सांकेतिक, यानी संकेतों द्वारा हम अपनी फीलिंग्स को बताना, ठीक है, या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो ये तो होगी भाषा की बात। अब ठीक है, अब बात करेंगे लिपि की। लिपि यानी लिखित वर्णों की सहायता से, यानी क्या हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं लिखित वर्णों की सहायता से, यानी जो वर्ण लिख रहे हैं हम, उनकी सहायता से हम अपने भाव और विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखें या उसे समझा सकें या उसे बता सकें, वो क्या कहलाते हैं? लिपि, ठीक है। तो लिपि की शुरुआत कैसे हुई? हम अपने हिंदुस्तान की बात करेंगे, विश्व में बात नहीं करेंगे विश्व की, ठीक है। तो थोड़ा सा इतिहास में चलेंगे। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी पढ़ी होगी, आर्यंस की सभ्यता भी पढ़ी होगी, वैदिक सिविलाइजेशन भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या था? उस समय भी लिपि हुआ करती थी, ऐसा नहीं है कि लिपि नहीं थी। आज से लगभग 4300-4400 साल पहले भी लिपि हुआ करती थी, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे, एक तो वो शहरी व्यवस्था पे बिलीव करते थे, शहरी व्यवस्था में रहते थे, ठीक है, या शहरी सभ्यता भी कहलाती थे वो, ठीक है। तो उन्होंने जो लिपि ईजाद की वो थी पिक्टोग्राफिक या चित्रात्मक लिपि, यानी चित्रों के द्वारा अपने विचारों और भावों को व्यक्त करना, लेकिन वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। जो पढ़ी जा सकी वो लिपि है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ब्राह्मी कैसे नाम पड़ा? ब्राह्मी का नाम ऐसे पड़ा क्योंकि ब्रह्मा जी ने लिखी, ये माना जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो हमें नहीं पता। केवल हम जो बता रहे हैं वो विद्वानों द्वारा मत हैं, उसमें भी कई विद्वानों के भेद हैं, मतभेद हैं, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि का मतलब ब्रह्मा जी ने जो लिखी उस लिपि का नाम ही ब्रह्मा लिपि पड़ गया, ठीक है। अगर ऋग्वेद में बात करें, ऋग्वेद जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, ठीक है। ऋग्वेद को अपरुष्य भी कहा जाता है। इसका अपरुष्य का मतलब होता है किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखा गया, ठीक है। तो ये भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी द्वारा लिखा हो। अनेक अनेक मत हैं उसके कि किसने लिखा किसने नहीं लिखा, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि की बात की हमने। ब्राह्मी लिपि लिखी कैसे जाती है? बाएं से दाएं की ओर, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर। और उर्दू वगैरह ये सब जो लिपियाँ हैं ये किसने? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे किस पे बात कर रहे थे? ब्राह्मी लिपि पे। तो लिपि लिखने की जो लिपि आई, सबसे पहले हमने बात करी, अगर इसका विकसित रूप देखेंगे तो किस तरीके से विकसित हुई? सबसे पहले चित्रात्मक या भावात्मक। भाव चित्रात्मक यानी भावों को चित्र के द्वारा समझाना, वो भाव चित्रात्मक हो गई, ठीक है। उसके बाद अक्षरात्मक लिपि, तो ये हमारी क्या अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है। उसके बाद अब बहुत से विद्वानों ने बताया है कि इसी की जो नेक्स्ट अवस्था होगी अक्षरात्मक लिपि की, वो वर्णात्मक लिपि हो जाएगी। यानी ये माना गया कि जो रोमन लिपि है वो अक्षरात्मक लिपि के बाद ही आई है, ठीक है, यानी ब्राह्मी लिपि के बाद ही आई है रोमन लिपि, ठीक है। बाकी निकली संस्कृत नहीं है तो ब्राह्मी लिपि से वो भी निकली है, ठीक है। तो अब देखेंगे चित्रात्मक लिपि क्या होती है। पहले तो चित्रात्मक लिपि के बारे में समझिए कि अब आप सोच रहे होंगे कहीं बोली जाती है कि नहीं बोली जाती। आज के समय में भी चित्रात्मक लिपि बहुत सी जगह इस्तेमाल में की जाती है, ठीक है। अब मंदारिन आपको पता होगी, मैंने पिछली क्लास में बताया है कहाँ बोली जाती है। पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन। तो मंदारिन क्या है? चित्रात्मक है या अक्षरात्मक है या वर्णात्मक लिपि है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, मंदारिन जो है वो आपकी चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। अगर
या चीनी भाषा या चीनी लैंग्वेज जो बोल देते हैं। आपने कभी देखा होगा उनके सिंबल इस तरीके उस टाइप के अजीब और गरीब बने होते हैं, मतलब कोई वर्ण नहीं है इसमें, चित्र से इस लिपि को बताया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, चित्रात्मक। कहाँ कहाँ बोली जाती है इस समय? चाइना में भी बोली जाती है, जापान में, और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में भी। चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यानी वहाँ पर भी ये आज भी चित्रात्मक लिपि लिखी जाती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अक्षरात्मक लिपि, जो कि हमारी देवनागरी लिपि मानी जाती है, या ब्राह्मी लिपि। पहले अक्षरात्मक लिपि थी। ठीक है, संस्कृत थी सबसे पहले। संस्कृत क्या थी? अक्षरात्मक लिपि यही। ठीक है, या उसके जो वर्ण व्यवस्था है वो क्या? अक्षरात्मक है। ठीक है, अब सबसे पहले आदि सिनाई में हम मानते हैं चित्रात्मक लिपि में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में आ जाएंगे तो फिर अक्षरात्मक लिपि हो जाएगी। ब्राह्मी का नाम बताया मैंने कहाँ से निकला? जैसे ब्रह्मा जी के नाम से इसको माना जाता है कि ब्रह्मा द्वारा ये लिपि लिखी गई है, इसलिए इसको ब्राह्मी लिपि माना जाता है। ठीक है, अब ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम स्रोत कुछ ना कुछ तो होगा। जो ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है वो माना जाता है बौद्धकालीन 5वीं सदी ईसा पूर्व का। ठीक है, अब वहाँ से चलिए ब्राह्मी लिपि, चलते चलते जब गुप्त काल में शुरुआत में आई, गुप्तकालीन के में। अब गुप्तकालीन की शुरुआत कहाँ से होती है? गुप्तकालीन की शुरुआत अगर हम थोड़ा सा इतिहास में बात करें तो माना जाता है कि श्रीगुप्त इसके दो है। श्रीगुप्त जो है इसके आदिराज माने जाते हैं, यानी श्रीगुप्त से ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन क्या हुआ था कि जो श्रीगुप्त और घटोत्कच, श्रीगुप्त के जो पुत्र थे उनका नाम घटोत्कच था, वो दोनों का जो साम्राज्य था वो स्वतंत्र नहीं था, अधीनस्थ साम्राज्य थे। ठीक है, उसके बाद जो अब आए, इनका जो श्रीगुप्त का टाइम पीरियड 240 से 280 का माना जाता है ईस्वी का। उसके बाद 280 से 320 तक का समय घटोत्कच का माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आए इनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को ही क्या माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ने अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, इनका समय माना जाता है 320 से 335 तक का। उसके बाद इनके पुत्र आए समुद्रगुप्त। एक और चीज़ इनका ध्यान रखना, इनको महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी इन्होंने, और समुद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। जबकि आपका श्रीगुप्त और घटोत्कच ने किसकी उपाधि धारण की थी? महाराज की। ठीक है, महाराजा धीराज एक कहा जाता था, एक स्वतंत्र साम्राज्य के जो राजा हुआ करता था उसको महाराजा धीराज कहा जाता था। और महाराजा धीराज के अंदर ही जो अधीनस्थ राजा हुआ करते थे उनको बोल देते थे महाराज। ठीक है, समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड माना जाता है आपका 335 ईस्वी से लेके 380 ईस्वी तक का। तो हमें समुद्रगुप्त से काम है थोड़ा सा यहाँ पे, बाकी और बाद के जो चंद्रगुप्त द्वितीय वगैरह हुए इन सब से काम नहीं है। ठीक है, तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि 360 ईस्वी तक चली। ठीक है, उस समय समुद्रगुप्त का शासनकाल चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया? अपना गुप्त लिपि या गुप्त संवत स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो गुप्त लिपि कब तक चली? गुप्तकालीन समय तक चली, लगभग 320 से 550 ईस्वी तक। ठीक है, 4वीं-5वीं सदी तक। ठीक है, उसके बाद आई सिद्ध मृतका लिपि और कुटिल लिपि, ये 9वीं शताब्दी तक चली। ठीक है, जो कि माना जाता है कि अपभ्रंश जो इन लिपियों में लिखी जाती थी। ठीक है, अब कुटिल लिपि के भी जो है, अरे कहाँ गिर गया, कुटिल लिपि के भी जो है खंड हुए। किस किस में? शारदा लिपि और नागरी लिपि। अब शारदा लिपि पे थोड़ा सा बात कर लें। शारदा लिपि अगर आप देखें, इसका जो क्षेत्र है ना वो आपका नॉर्थ में चले जाइए आप, हिमाचल प्रदेश से लेके पाकिस्तान तक शारदा लिपि में ही जो है भाषाएं या जो कुछ भी है वो लिखी जाती हैं। ठीक है, इसमें गुरुमुखी, कश्मीरी, लहदा, टाकरी, गुरुमुखी यानी गुरु के मुख से जो निकले उन्हीं को हमने लिपिबद्ध कर दिया, तो वो क्या कहलाई? गुरुमुखी लिपि। ठीक है, कश्मीरी लिपि, कश्मीरी भाषा भी लिखी जाती है, मतलब कश्मीरी जो भाषा है वो कश्मीरी लिपि में भी लिखी जाती है, रोमन में भी और आपकी देवनागरी में भी। लहदा लिपि, लहदा का ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में ये कुल्लू से लेके, इसमें कुल्लू वगैरह लैंग्वेज बोली जाती हैं, जो आज के समय हिमाचल प्रदेश में मंडी वगैरह वहाँ इसका क्षेत्र है।
ये जो क्या कि मैं इसका जो रीजन था, माना जाता है कि कुल्लू से लेके रावलपिंडी पाकिस्तान तक इसका रीजन था। टोकरी ये भी पहाड़ी हिली रीजन पे बोली जाती है, ठीक है। इसमें गढ़वाली वगैरह, टुक्को मावनी मावनी ये सब आ जाती हैं। उसके बाद नागरी लिपि की बात करेंगे हम। नागरी यानी सबसे पहले जो ये नागरी लिपि प्रचलित कहाँ पे हुई? गुजरात में। गुजरात के जो नागा ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया, अपने नाम से, ऐसा माना जाता है पर इसका कोई प्रमाणिक सत्य नहीं है, ऐसा माना जाता है कि जो नागर ब्राह्मण थे उन्होंने इस सबसे पहले जब प्रचलित वहाँ पे हुई, जब सर्वप्रथम प्रचलित अवस्था में थी, तो वहाँ पे जो संस्कृत को इस नागरी लिपि में क्रमबद्ध कर दिया। और संस्कृत को देव या देव भाषा भी बोला जाता था, तो वहाँ से देव उठाकर और नागा ब्राह्मणों ने अपना नाम नागरी जोड़ के देवनागरी लिपि बना दिया, ठीक है। उसके बाद राजस्थानी, गुजराती लिपि, महाजनी, कैथी लिपि, ये सब एक तरीके से मिलती जुलती हैं, ठीक है। अगर आप कभी कन्वर्टर वगैरह यूज करते होंगे तो आपने देखा होगा, क्योंकि वो ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई हैं, क्योंकि उनका कन्वर्जन करना इतना आसान है क्योंकि एक दूसरे में समरूपता है, ठीक है, वर्णों में समरूपता है। कहीं ना कहीं इनकी जो लिखने की पद्धति है वो क्या है, बाईं से दाई की ओर है सबकी, तो इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाता है देवनागरी लिपि को कन्वर्जन करना हिंदुस्तान में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। पूर्वी शाखा बांग्ला लिपि, असमी लिपि, उड़िया लिपि। इनमें बांग्ला भाषा को बांग्ला लिपि में लिखा जाता है, असम भाषा को असमी लिपि में लिखा जाता है, उड़िया को उड़िया लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा दक्षिणी ब्राह्मी लिपि बात करेंगे। दक्षिण में जो बोली जाती हैं वो हैं दक्षिणी ब्राह्मी लिपि की, जैसे तमिल लिपि में, तेलुगु, कन्नड़, ये एक ही लिपि है तेलुगु और कन्नड़ की, ठीक है। ग्रंथ लिपि ये भी साउथ में चलती है। और चीज़ मैं ये बताना भूल गया कि मानक भाषा के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी, अभी तक लिपि के बारे में बात कर रहे थे। मानक भाषा क्या होती है? मानक भाषा वह कहलाती है जो एक व्यापक भूखंड यानी एक बड़े भूखंड में बोली जाने वाली या प्रशासनिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में या सामाजिक कार्यों में यूज होने वाली या प्रयोग होने वाली भाषा को हम क्या बोलते हैं? मानक भाषा बोलते हैं। उसका मानकीकरण हो जाता है, ठीक है, यानी उस भाषा का एक विशाल भूखंड में उपयोग होता है, ठीक है। उसको राजभाषा, राष्ट्रभाषा का भी दर्जा मिल जाता है, ठीक है। तो आदर्श, श्रेष्ठ, परिनिष्ठित, यानी मानक भाषा उसे बनाया जाता है जो एक आदर्श हो, ठीक है। परिनिष्ठ यानी पूर्ण कुशल हो, वो एक प्रशासनिक कार्यों के लिए, सामाजिक या राजनीतिक कार्यों के लिए पूर्णतः कुशल हो, या एक विशाल भूखंड में बोली जाती हो, इस्तेमाल की जाती हो, ठीक है। अब मानक भाषा बनती कैसे है? पहले छोटे भूखंड में जो बोली जाती है, छोटे से एरिया में, तो उसको बोल देते हैं आम भाषा में, ठीक है। उसके बाद वो उसका उपभाषा बन जाती है, एक स्वरूप बदल उसका ऊपर उठ जाता, थोड़ा सा बड़ा एरिया बन जाता है, उसमें साहित्य वगैरह लिखे जाने लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो एक विशाल भूखंड की भाषा बन जाती है। जैसे आज के समय खड़ी बोली को हम क्या मानते हैं? एक मानक भाषा मानते हैं, और ये हमारे भारत की राजभाषा है, ठीक है। और मानक भाषा के तत्व क्या होते हैं? ऐतिहासिकता होनी चाहिए, ठीक है, यानी उसका कुछ एक इतिहास हो जिसको हम क्या कि मैं बता सकें वो कैसे क्या कि मैं एक छोटे से जगह से उठकर एक बड़े विशाल रूप में तब्दील हुई, ठीक है। केंद्रोन्मुखता हो, एक बड़े स्तर पर उसका प्रशासनिक कार्य में, राजनीतिक कार्य में उसका इस्तेमाल किया जाता हो, ठीक है। बहुसंख्यक प्रयोगशीलता हो, यानी जनसंख्या में, काफ़ी जनसंख्या में बोली जाती हो, ठीक है। काफ़ी जनसंख्या का मतलब ये नहीं कि 1-8 करोड़, 10 करोड़ से लगभग ऊपर माना जाता है इसका, 10 करोड़ से ऊपर बोली जानी चाहिए। सहजता हो, उसमें कड़वापन ना हो, सहज हो, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को ऐसा फील ना हो या ऐसा महसूस ना हो कि मुझसे ये अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है। व्याकरणिक सामयता हो, यानी व्याकरण में व्याकरणिक रूप हो उसका, ठीक है, कि हम उसको लिख सकें, लिखकर अपने भाव विचारों को समझा सकें, ठीक है। सर्वविध एकता हो, यानी जितने भी विशाल भूखंड है उसमें अगर आप पूरब से लेकर पश्चिम तक, ये भी मार्क अर्जन कहाँ जाता रहता है। अगर आप पूरब से लेकर पश्चिम या उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाएंगे उस विशाल भूखंड में, तो उसकी सब जगह एक रूपता हो, यानी बोलने के वर्णों में ना हो तो कम से कम जो व्याकरणिक रूप है ना उसमें वर्णों में एक रूपता होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या, उसमें एक अपनी स्वायत्ता हो, ठीक है। तो ये मानक भाषा मैंने बताया, इसका थोड़ा सा ये मानक, अगर हम किसी भाषा को मानक भी बना देते हैं
तो उसका ये दुष्प्रभाव होता है कि उसके ग्रोथ में या वृद्धि में रुकावट आ जाती है, ठीक है। तो बाकी तो ये सब ख़त्म होता है यहाँ पे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पसंद भी नहीं आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद।